हेलो एवरीवन, मैं सतीश पटेल, एचओडी ऑफ फिजिक्स डिपार्टमेंट। और अभी हम लोग इस जो ये टॉपिक अभी स्टार्ट होने वाला है, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इसमें हम लोग काफ़ी हद तक एक जीरो लेवल से अपग्रेड लेवल तक जाएंगे। और आप मेरी बात को अच्छे से और ध्यान से सुनते रहिएगा। जैसा कि पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस में मैंने 15,000 प्लस स्टूडेंट को पढ़ाया है और 500 से ज़्यादा ऐसी रैंक्स मैंने निकाली हैं, ऐसे लोगों को मैंने मेंटरशिप किया है जिनका टॉप 300 400 में रैंक रही हैं। और यंगेस्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया 2019 भी हमारे यहाँ से था और 2020 का भी 2 साइंटिस्ट भी हमारे यहाँ से हैं। तो जो हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करें तो बहुत ही सिस्टमैटिक वे से है। तो इस चीज को बहुत ध्यान से और गौर लगा के सुनते रहिएगा और किसी भी पॉइंट को मिस ना करिएगा, ठीक। और समझने पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। मैं यहां पे बताऊंगा कि एग्जैक्टली आपको सोचना कैसे है, प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करना है। और सब्जेक्ट जो फंडामेंटल होता है, जो उसके जो सोच का जो तरीका होता है, पहले तो आपका एक जो बैकग्राउंड होता है ना, वो एकदम क्लियर होना चाहिए। जब आपका थ्योरी का बैकग्राउंड यदि क्लियर हो जाएगा तो आप बहुत अच्छे से अप्रोच कर पाओगे प्रॉब्लम्स को, ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स मतलब थ्योरी पढ़ने की कोशिश करेंगे। देन उसके बाद हम लोग धीरे धीरे प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उठाएंगे हम लोग, ठीक। और उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा जो अप्रोच का जो तरीका होगा, हमारा सोचने का जो तरीका होगा, हमारे एवरीडे लाइफ में उनका कहाँ यूज होगा, इन सारी चीज के बारे में हम लोग बहुत लेवल पर डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक। तो मेरे साथ आइए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इलेक्ट्रोस्टैट के बारे में, ठीक। तो इलेक्ट्रोस्टैट का मतलब होगा, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक मतलब एट रेस्ट, ठीक। और जब मैंने चार्ज बोला तो सबसे पहले मेरे को समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज द चार्ज। तो मैंने सबसे पहले यहां पे लिखा व्हाट इज द चार्ज। ये चार्ज क्या है, ठीक। तो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलाम, और उन्होंने 1782 में कुछ अपने लॉज के बारे में, कुछ चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में, उनसे रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात उन्होंने की। और भी काफी समझदार लोगों ने इसमें बात की। बट इस दुनिया में जो अपना टैलेंट पहले निकाल के लेके आता है, अपने आइडिया को दुनिया के सामने पहले व्यक्त करता है, विचार को ला के रखता है, उसी का ही बोलबाला होता है। तो हो सकता है आप लोगों में से बहुत से आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत सारे टैलेंटेड लोग, बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारे सेलिब्रिटीज आपके अंदर बैठे होंगे जो मेरे से पढ़ रहे हैं अभी। तो हम चार्ज के बारे में बात करते हैं, व्हाट इज द चार्ज। तो आपको समझ में आना चाहिए इस दुनिया में जो हम लोग बात करते हैं, मैटर की बात करते हैं, मैटर एक एटम्स और मॉलिक्यूल से बन के बना होता है। और हम लोग जब एटम्स और मॉलिक्यूल भी होते क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। जब मैं एटम्स के बारे में बात करता हूं तो आपको एक चीज समझ में आनी बहुत स्मार्ट वे में। जब मैं एटम के न्यूक्लियस की बात करता हूं, उसमें न्यूक्लियंस होते हैं और इसकी क्या ये ऑर्बिट्स होती हैं, और ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, जब न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियन होंगे, न्यूक्लियन मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। नहीं बात समझ में आई, ठीक। और न्यूट्रॉन जो होंगे आपके इलेक्ट्रिकली न्यूट्रॉन होने पर कोई चार्ज नहीं होगा, जैसा हम लोग यहां पे लिखे हुए हैं। जब मैं प्रोटॉन की बात करूंगा तो इस पे एक चार्ज आएगा, उस चार्ज का जो नेचर होगा उसका मैंने नाम रख दिया कि ये पॉजिटिव टाइप का है। नहीं बात समझ में आई, ठीक। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा उसका एक डिफरेंट नेचर था प्रोटॉन से, तो उसका नाम हम लोगों ने नेगेटिव चार्ज रख दिया। हो सकता है अगर किसी समझदार इंसान ने अगर रेड और व्हाइट, कुछ ऐसा रेड और व्हाइट कर दिया होता कि एक इस पे रेड चार्ज, इस पे व्हाइट चार्ज है, तो ये रेड एंड व्हाइट चार्ज हो जाते। तो कुछ लोगों को फीलिंग्स आ रही है सर रेड एंड व्हाइट तो कुछ और भी डिफरेंट होता है, तो उसमें ना जाएं, आप यहीं पे रहें। तो इसके नेगेटिव और पॉजिटिव पीछे कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब है कि हमको मैथमेटिक्स भी डील करनी थी, तो इसलिए नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज रख दिया। अब हम लोग चार्ज के बारे में आते हैं, व्हाट इज द चार्ज। तो मैंने बोला कि चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। मैंने बोला जो मटेरियल है हमारा, जो व्हाट इज द मटेरियल, जो एटम्स और मॉलिक्यूल कॉम्बिनेशन से बना है। तो मैंने क्या बोला कि चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस
एंड इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। सिंपल। तो मैंने बोला कि चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी of material which effect can be experienced. Can be experienced and it produce इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ये हो गई हमारी चार्ज की डेफिनेशन। बात समझ में आती है? कोई दिक्कत यहां तक? साथ में समझते रहिएगा, नोट भी करते रहिएगा। जब हमने चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ रही, इसके प्रॉपर्टी मतलब चार्ज के बारे में, चार्ज के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब मेरे को यहां से समझ में आना चाहिए तो इसको मेजरमेंट करने का भी कोई तरीका होगा। तो अपन ने इसके एसआई यूनिट की बात करी। व्हाट इज द एसआई यूनिट? ठीक। तो जब हम लोग एसआई यूनिट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा एम्पियर इनटू सेकंड। ठीक, क्योंकि ये हमारी फंडामेंटल यूनिट से निकल के आती है, तो ये हमारा हो जाएगा एम्पियर सेकंड। बात समझ में आती है? ठीक, एम्पियर सेकंड। और कूलाम, चूंकि कूलाम ने इसमें बात की तो इसकी कूलाम यूनिट होगी। ये इंटरनेशनल यूनिट से ड्राइव कर लिया हम लोगों ने, तो ये हमारी ऐसा यूनिट होगी क्या? एम्पियर सेकंड और कूलाम। ठीक। अब हम लोग इसके डायमेंशन की बात कर सकते हैं। व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला? जिनको समझ में आती हो, डायमेंशन क्या हो जाएगा? अगर एम्पियर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? ए, और सेकंड की बात करें तो टाइम, तो एम्पियर सेकंड हो जाएगा। नहीं बात समझ में आई? एक और छोटी सी चीज यहां पे होती है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। फैराडे। व्हाट इज द फैराडे? फैराडे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने बता दिया कि मेरा एक कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट को के से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द फैराडे कांस्टेंट के। ये क्या चीज है? जो फैराडे थे, उन्होंने एक चीज बताई। बोला जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ जो चार्ज होगा, दिस इज द इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। बोला ये मेरा एक कांस्टेंट है। बोला क्या कांस्टेंट है? बोला एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे या एक मोल ऑफ जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। नहीं बात समझ में आई? तो मैग्नीट्यूड ऑफ 1 मोल ऑफ चार्ज, 1 मोल ऑफ चार्ज कितना मैग्नीट्यूड है? ठीक, उसको हम लोग के बोलते हैं। और जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा निकल के आता है 96483 या 5 रहता है, 5333। इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली लिखते हैं 96500। ये हमारा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन या 1 मोल ऑफ चार्ज का मैग्नीट्यूड है। तो हम आने वाले टाइम में इसे यूज करेंगे। ठीक, तो यहां तक नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहां पे हम लोग कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, नहीं बात समझ में आई? तो हम लोग बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे हम लोग पहले बात करते हैं चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसा हमारा स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? आपको समझ में आना चाहिए, जैसा मैं पहले प्रीवियस वेक्टर में पढ़ा चुका हूं व्हाट इज द स्केलर, क्योंकि मुझे चार्ज का जो चाहिए ओनली मैग्नीट्यूड से मतलब है। ठीक, अगर मैं चार्ज के मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूंगा तो आपका जो प्रॉब्लम है वो एक क्लियर वे में एकदम एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक, तो पहला मेरा क्या हो गया? चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी।
चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक। सेकंड, आपको समझ में आनी चाहिए चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज कैसा आपका, ये ट्रांसफरेबल है। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, मतलब चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक। तो मैंने क्या बोल दिया, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, चार्ज इज ए ट्रांसफरेबल, मतलब किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर किया जा सकता है। हो सकता है एक बॉडी चार्ज हो, दूसरी न्यूट्रल हो सकता है दोनों बॉडी चार्ज हो, ठीक। उनके नेचर कैसे भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, नहीं बात समझ में आती है। और चार्ज हमारे यहां पे कितने कैटेगरी के, 2 कैटेगरी के, जैसे मैंने यहां पे बताया था, ठीक। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन को हम लोग नेगेटिव बोलते हैं और प्रोटॉन पे हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं। अब जो हमारा ट्रांसफरेबल जो चार्ज है, दिस इज द ओनली ऑन इलेक्ट्रॉन। आपको समझ में आना चाहिए कि जो हमारे आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन जो चार्ज अवेलेबल, दैट इज ओनली ऑन इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले कौन ट्रांसफर होगा, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है बात नहीं। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो ट्रांसफरेबल चार्ज है, दिस इज द ओनली ऑन इलेक्ट्रॉन, और वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर किया जा सकता है। हो सकता है दोनों बॉडी चार्ज हो, सेम टाइप के चार्ज हो सकती है, अपोजिट टाइप की हो सकती है, एक बॉडी चार्ज दूसरी बॉडी न्यूट्रल भी हो सकती है। नहीं बात समझ में आई, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। तो आई होप सो सबको यहां तक बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज हमेशा मास के साथ एसोसिएटेड रहेगा। ऐसा क्यों, जैसा मैंने स्टार्टिंग प्रॉपर्टी में बताया कि चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। मतलब मटेरियल की यदि फंडामेंटल प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या है कि विदाउट मास चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट, है बात नहीं। तो आपको यहां पे समझ में आना पड़ेगा, यहां पे समझना पड़ेगा, चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास, ये मास के साथ एसोसिएटेड होगा। कुछ लोगों के मन में ऐसा चल रहा होगा कि सर कुछ पार्टिकल ऐसे भी होते हैं जो मासलेस होते हैं। बेटा वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं, उन्हें फोटोन बोलते हैं, ठीक। तो मासलेस पार्टिकल है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या बात कर ली, चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। नेक्स्ट हो जाएगा चार्ज इज क्वांटाइज्ड। मैंने क्या बोला, नेक्स्ट चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मतलब ये बोले चार्ज होगा। मैंने बोला हम लोग जनरली चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने बोला लेट टोटल चार्ज है क्यू, मैंने ऐसा बोल दिया। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। मैंने बोल दिया आइदर नेगेटिव होगा और पॉजिटिव होगा। बोला ये सबसे छोटे जो यूनिट है, जो फंडामेंटल चार्ज की जो यूनिट है, उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो मैंने बोला ये कुछ ऐसा होगा, नहीं बात समझ आई। ऐसा नहीं होगा कि जो E है ये फ्रैक्शन में हो, E/3 हो, 2E/3 हो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सबसे छोटी यूनिट यही है। अगर किसी के मन में कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं कुछ पूछना चाहता हूं, तो उसको मैं पहले से ही क्लियर कर देता हूं, क्योंकि हो सकता है हम लोग लाइव पढ़ रहे होते क्लास में एक दूसरे के इंटरफेस पर, तो बहुत अच्छी चीजें होती कि सर कुछ अप क्वार्क कुछ डाउन क्वार्क भी होते हैं, और वो कुछ ऐसे होते हैं, उनकी को ऐसे पढ़ सकते हैं हम E/3 माइनस प्लस 2E/3 माइनस प्लस। बेटा ये बहुत हाईली अनस्टेबल और बहुत ही शॉर्ट अनफाइनाइटली स्मॉल ड्यूरेशन के लिए बनते हैं, और उसी में अपने आप को डिस्ट्रॉय भी कर लेते हैं। तो इनकी स्टडी करना इज वेरी टिपिकल। ये हमारे इलेक्ट्रोस्टैट के पार्ट है ही नहीं। क्यों, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में वो वाला पार्ट पढ़ते हैं जो स्टेबल हो, जिसको हम लोग देख पाए, उसके इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर पाए। नहीं बात समझ में आई। तो ये तो बहुत ही हाईली अनस्टेबल और अनफाइनाइटली स्मॉल ड्यूरेशन के लिए फॉर्मेशन होते हैं, और उस ड्यूरेशन में अपने आप को डिस्ट्रॉय भी कर लेते हैं, ठीक। तो ये चीज हमारे कंसिडरेशन में नहीं आएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ गया, वेरी गुड।
तो यहां तक नोट डाउन कर लो। ओके, तो जैसा हमने उसमें पढ़ा था कि चार्ज क्वांटाइज्ड हियर n इज पॉजिटिव इंटीजर, जो आपका जो n होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, और जो माइनस प्लस लगा रखा है वो चार्ज के लिए लगा रखा है। तो आपको यहां तक समझ में आना चाहिए, और बहुत समझने में फोकस करें। जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं सारा का सारा मेरा लेक्चर आपको मेरे लेक्चर नोट्स भी मिल जाएंगे, आप इजीली हमारे वेबसाइट से और इस एप्लीकेशन से आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसमें टेंशन ना लें, और आप इजीली आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो आप लोगों के लिए बेस्ट वे है कि आप डिजिटल के फॉर्म में नोट्स को ना रखें, प्रिंट आउट निकाल लें, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। क्यों? आप लोग पढ़ पाओगे, अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। तो मैंने बोल दिया कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक। अब यहां पे आपको एक नोट दे के समझना होगा, नोट लिखो सारे लोग, नोट करो कि चार्ज ऑन प्रोटॉन इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। जितना चार्ज प्रोटॉन पर होगा इतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होगा। पहला नोट कर लिया। दूसरा नोट लिखो कि जो भी ट्रांसफरेबल जो चार्ज है, दिस इज द ओनली ऑन इलेक्ट्रॉन। हम प्रोटॉन को कभी भी प्रोटॉन की कभी भी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। नहीं बात समझ में आई? यहां पे कुछ प्रॉपर्टीज अभी मैं लिखा रहा हूं, जाकि जब हम लोग कूलम्ब्स लॉ की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, तो वहां और ढेर सारी चीजें भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। अब मैं बात करता हूं, नेक्स्ट हेडिंग डालो, चार्ज इज कंजर्व्ड। मैंने हेडिंग डाला यहां पे, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज कैसा है? कंजर्व्ड है। इसका क्या मतलब है? आपको एक चीज समझ में आना चाहिए, एक होता है यूनिवर्स, ये होता है मेरा सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग को जब हम लोग प्लस कर देते हैं तो हमारे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जिस पार्ट पर हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं, दिस इज आवर सिस्टम, और उसके अलावा होल पार्ट इज सराउंडिंग। बात समझ में आती है? ठीक। अब मैंने बोला, यदि मैंने एक आइसोलेटेड सिस्टम ले लिया, तो एक मैंने वर्ड बोला आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब है सिस्टम और सराउंडिंग दो चीजें होगी, और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसी भी चीज का मैटर, एनर्जी, किसी भी कोई एक्सचेंज नहीं है आपस में, बिल्कुल अलग रख लिया हमने। तो मैंने बोला कि सपोज, लेट सपोज वी हैव ए बॉडी, वी हैव सेम बॉडी, बट आफ्टर प्रोसेस ये ऐसा हो गया, और ये हमारे सिस्टम की बॉडी है, ठीक। मैंने बोला इस पॉइंट पे यहां पे मेरा चार्ज था Q1, इज द प्लस, अगेन यहां पे चार्ज क्या था? प्लस Q1, ठीक। यहां पे एक लोकेशन A थी, यहां पे एक लोकेशन B थी, और यहां पे एक लोकेशन C थी, ठीक। इस बॉडी को मैं देखा, प्रोसेस के बाद बॉडी दूसरी मेरी यहां पे होगी, जो इसकी A लोकेशन थी, इस पे तो हो गया -2Q चार्ज। जब मैंने B लोकेशन को चेक किया तो इस पे हो गया +Q चार्ज। जब मैंने C पॉइंट को चार्ज चेक किया तो यहां पे +Q चार्ज। तो मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूं कि चार्ज कंजर्व का मतलब यह है कि एक सिस्टम में चार्ज चेंज नहीं होगा, जो स्टार्टिंग में था वही फाइनली भी होगा, ठीक। हाँ, बॉडी के जो सिस्टम की जो लोकेशन है उस पर चार्ज की वैल्यू चेंज हो सकती है, बट पूरे सिस्टम के नेट चार्ज की बात करें तो वो कांस्टेंट है, वो कंजर्व्ड है। कैसे? इस सिस्टम पे यहां पे चार्ज कितना नेट? +Q। अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे कितना हो जाएगा नेट चार्ज? Q नेट प्लस Q1 -2Q प्लस Q प्लस Q। तो यहां से निकल के आ रहा है +Q1। जितना स्टार्टिंग में था इतना ही फाइनल है। तो आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए बहुत अच्छे से। नहीं बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहां तक? अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, चार्ज इज इनवेरिएंट। क्या है? हमारा चार्ज कैसा है? चार्ज इज इनवेरिएंट। मतलब जो चार्ज है हमारा, उसका किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो किसी भी स्पीड से चल रहा हो, चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा? इनवेरिएंट है, उसका कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उसके मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क
नहीं पड़ता है। ठीक, हाँ, यदि चार्ज के अंदर कोई वेलोसिटी है, कोई स्पीड है, किस किस टाइप की, जो अगले पॉइंट में डिस्कस करूंगा, उससे उसके नेचर में, उसके इफेक्ट में कुछ एक्सपीरियंस में जरूर चेंज आएगा कि कहां पे क्या क्या होगा, मैं आपको बताऊंगा। तो इसका मतलब ये हो गया, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इंडिपेंडेंट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। ठीक, तो यहां तक मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गए होगे, तो यहां तक नोट डाउन कर लो। ओके, तो हम लोग यहां पे कुछ यहां पे हम लोग चार्ज के बारे में और बात कर लेते हैं। एक्सीलरेटेड चार्ज और चार्ज के वेलोसिटी के साथ कुछ इफेक्ट की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा एक्सीलरेटेड चार्ज। तो मैंने बोला कि नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा कि एक्सीलरेटेड रेडिएट एनर्जी। ठीक, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा, जब ये चार्ज है आपका प्लस क्यू, इसकी स्पीड है 0, इसका मतलब दिस शो ओनली ऑन इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये केवल इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। ठीक, मैंने बोला प्लस क्यू चार्ज, इसका V इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये अपना इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा। दिस द प्रैक्टिकल, ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं थ्योरेटिकल बना दे रहा हूं, किसी ने भी थ्योरेटिकल बना दिया। दिस द होल थिंग इज प्रैक्टिकल। नहीं बात समझ में आई? जब ये प्लस क्यू है आपका चार्ज और इसका V नॉट कॉन्स्टेंट और नॉट V इक्वल टू 0, जब ऐसा चीज होगा, इट मीन इट शो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट रेडिएट्स एनर्जी। It means it show electric effect, magnetic effect and EM wave, electromagnetic wave। और आपको पता है कि electromagnetic wave associated with energy, इनके साथ इसके साथ एनर्जी एसोसिएटेड रहती है। ठीक, तो एक एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या करेगा? एनर्जी भी रेडिएट करेगा। नहीं बात समझ में आई? ठीक, और हम लोग क्या समझ सकते हैं? और हम लोग यहां पे ये समझ सकते हैं, मैं थोड़ा सा यहीं पे जगह है तो मैं डिस्कस कर लेता हूं। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग जाएंगे कि नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा लाइक चार्ज। लाइक चार्ज कैसा चार्ज? पॉइंट चार्ज। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, and unlike point charge, मैं point charge के लिए बात कर रहा हूं, unlike point charge attract each other। नहीं बात समझ में आई? ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया। मतलब क्या है इसमें, जो लाइक चार्ज होंगे, और मैं किसकी बात कर रहा हूं? ये मैं बात कर रहा हूं जब चार्ज हमारा कैसे हो, पॉइंट चार्ज के लिए डेफिनेशन है सारी की सारी। तो लाइक चार्ज क्या करेगा? रिपेल करेगा, और अनलाइक चार्ज क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और आप लोग भी समझदार हो, ये नेचर का रूल है, जब भी सेम टाइप की कोई फिजिकल क्वांटिटी है और उसमें भी अपोजिट नेचर है, तो हमेशा, चाहे हम लोग अपनी पर्सनल लाइफ में जाएं या फिर दुनिया के यूनिवर्स में किसी भी चीज को एनालिसिस करके देखें, तो हमेशा जो अपोजिट नेचर होता है वो एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ठीक, तो यहां तक नोट डाउन कर लो। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब भी चार्ज आपके किसी मेटल सरफेस पे होगा या कंडक्टिंग सरफेस पे होगा, तो उसकी जब भी आप उसका चार्ज होगा तो उसकी जो आउटर सरफेस पे है उस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो चार्ज ऑन डिस्ट्रीब्यूट
charge distribute on the surface of outer surface of मेटल और कंडक्टर। नहीं बात समझ में आई? ठीक, यहां पर नोट दे के लिख लो, यदि आपका जो जो आपका मटेरियल है यदि वो नॉन कंडक्टिंग हुआ, ठीक, तो उसके आउटसाइड में भी रह सकता है और इनसाइड में भी रह सकता है। बट जब हम लोग मेटल सरफेस की बात करेंगे, मेटल की बात करेंगे, तो उसमें ऐसा हमेशा होगा, जो चार्ज होगा उसके आउटर सरफेस पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, मेथड ऑफ चार्जिंग। हम लोग कैसे कैसे चार्ज ला सकते हैं, तो मेरा नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक, मेथड ऑफ चार्जिंग। तो पहला हेडिंग डालो फ्रिक्शनल। कौन सा? फ्रिक्शन। आपको मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं, जब हम कोई भी वर्क करते हैं, जैसे मैं आपकी लैंग्वेज में बताता हूं, किसी बच्चे ने एक वायर को लिया और ऐसे ऐसे तोड़ना स्टार्ट किया, तो कुछ देर क्या होगा कि यू आर परफॉर्मिंग सम मैकेनिकल वर्क, मस्कुलर वर्क, एंड दिस वर्क एसोसिएटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। आपने देखा होगा वायर गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है वायर। इट मीन जो आप वर्क कर रहे हो ना, वो उस मेटल के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने में जा रहा है और वो हीट के फॉर्म में एसोसिएटेड हो रहा है। जब हीट होगा तभी तो मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा लूज पड़ेंगे, उनकी बॉन्डिंग वीक होगी, जब तो ब्रेक होगी। नहीं बात समझ में आई? ठीक, तो वैसे जब फ्रिक्शन की बात करो, जब एक बॉडी को आप दूसरी बॉडी के साथ आप रगड़ोगे, इट मींस यू आर परफॉर्मिंग सम मस्कुलर वर्क। जो वर्क कर रहे हो उसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसे बोलते हैं वर्क फंक्शन। नहीं बात समझ में आई? तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, दिस इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन, और एक मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक, अब ये बताओ, जब दो बॉडी को मैं ऐसे रगड़ूंगा तो सबसे पहले किस बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे? जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, जिसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी कम होगी, वो जल्दी इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट हो जाएंगे, जल्दी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। जिसका ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, अटेन कर लेगा। नहीं बात समझ में आई? तो जब हम लोग फ्रिक्शन करेंगे तो एक बॉडी क्या होगी, व्हेन वी रब टू बॉडीज opposite to each other, ठीक, when one body lose the electron and another body gain the receive the electron। नहीं बात समझ में आई? और जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, जिसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी कम होगी, वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, और जिसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। ठीक, अब वो कैसे करेगा उसका थोड़ा सा एक पढ़ने का तरीका हम लोग सीख लेते हैं। लेट अस सपोज दिस इज द बॉडी ए, दिस इज द बॉडी बी। मैंने बोला कि वर्क फंक्शन ए का कम है, बी का ज्यादा है, और मैंने एक दूसरे को रगड़ किया। जब मैंने एक दूसरे को रब किया, इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर हो जाएंगे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आती यहां तक? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ जब इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर हुए, इस बॉडी को मैं बोलूंगा कि इस पे आया पॉजिटिव चार्ज और इस बॉडी पे आया नेगेटिव चार्ज। नहीं बात समझ में आई? बात समझ में आती है? बेसिक सी बात है, कोई दिक्कत यहां तक? आप ऐसे मान लो कि मैं ऐसा कह सकता हूं, इस बॉडी को मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया। पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब है, मैंने बोला इस बॉडी को मैंने कैसा चार्ज दिया? पॉजिटिव चार्ज दिया। तो पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब यह हो गया कि इस बॉडी से या तो मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, ये बोलने का तरीका है, या इस बॉडी ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर लिया, या मैंने इसे पॉजिटिव चार्ज दे दिया। सेम थिंग इन सिमिलर फैशन इस बॉडी को मैं बोलूंगा
या तो इसने इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिए या फिर इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। समझ में आती है यहां तक कोई चीजें, कोई दिक्कत? आई होप सो अब सब लोगों को यहां तक समझ में आना चाहिए। ठीक, अब हम लोग प्रैक्टिकली एक चीज और बात करते हैं, बहुत शानदार चीज। खैर यहां तक आप लोग नोट डाउन कर लो। ओके तो यहां पे हम लोग कुछ और चीज देख लेते हैं। मैं एक टेबल बना लेता हूं, यहां पे एक टेबल, बहुत शानदार टेबल जो आप लोगों को काफी मददगार सिद्ध होगी और आप लोगों को मजा आएगा इस टेबल को देखने में। ठीक, और मैंने बोला दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो यहां पर मैं कुछ ऐसे पहलू बताने वाला हूं आप लोगों को कि जो आपने अपनी एवरीडे लाइफ में देखे होंगे। मैंने क्या किया, एक ग्लास रॉड ली, ग्लास रॉड, ठीक, और उसको मैंने क्या किया, सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया। किसके साथ? सिल्क क्लॉथ के साथ। मैंने देखा एक ग्लास रॉड लिया, सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया, दूसरा सेम मटेरियल ग्लास रॉड लिया, फिर से सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया। मैंने देखा तो रॉड को मैं एक दूसरे सिमिलर टाइप की रॉड के पास लेके आया, तो एक फोर्स लगा रहे थे एक दूसरे पर दूर जाने के लिए, रिपल्सिव फोर्स। तो दिस इज द 100% श्योरिटी कि किसी चीज को यदि डिटेक्ट करना है तो अट्रैक्शन फोर्स इज नॉट ए 100% श्योरिटी, बट रिपल्सन फोर्स इज ए 100% श्योरिटी। ठीक, तो यहां पे क्या किया, ग्लास रॉड ने क्या किया, एक दूसरे को रिपेल किया। तो यहां से प्रैक्टिकली मालूम पड़ा कि जो ग्लास रॉड था इस पर आया पॉजिटिव चार्ज, और जो सिल्क क्लॉथ था इस पर आया नेगेटिव चार्ज। क्यों? इसका मतलब ऐसा हुआ कि जो इसका वर्क फंक्शन है, जो इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी इसकी कम है, इसकी ज्यादा है। अरे ऐसा ही तो मतलब हुआ, अभी तक यही तो पढ़ाया मैंने। ठीक, फिर हमने दूसरा ले लिया वूलन क्लॉथ। अब वूलन जो क्लॉथ था हमारा, हमने क्या किया, उसको एम्बर के साथ रगड़ा, तब सेम इफेक्ट मिला। वूलन क्लॉथ पे क्या आया, पॉजिटिव, और एम्बर पे कैसा आया, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नहीं बात समझ में आई? ठीक, और क्या ले सकते हैं हम लोग, ड्राई हेयर, और ये क्या हो जाएगा आपका, कॉम्ब हो जाएगा। ये तो आप प्रैक्टिकली आप अपनी लाइफ में भी कर सकते हैं, अपने घर में भी कर सकते हैं। बालों में ऑयलिंग नहीं करना है और कॉम्ब करना है, तो आपको लगेगा कि जो आपके ड्राई हेयर है वो कॉम्ब को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, तो ड्राई हेयर पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और कॉम्ब पे कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, कैट स्किन की बात कर लेते हैं हम लोग, और कैट स्किन को हम लोग किसके साथ करेंगे, इबोनाइट। तो इसमें सेम इफेक्ट आएगा। अब एक चीज और आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। क्या चीज समझ में आनी चाहिए, जिस मटेरियल पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब यहां से रिमूव द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, यहां से रिमूव हो रहे हैं। ठीक, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी होता है। व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। इतना इलेक्ट्रॉन का मास हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका स्लाइटली मास कुछ घटेगा, और जिस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है उस पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, गेन कर रहा है। तो इसका मास थोड़ा सा क्या होगा, मास होगा, तो इसका मास थोड़ा सा बढ़ रहा होगा और इसका मास घट रहा होगा। मास घटेगा, इसमें मास बढ़ेगा। कोई दिक्कत यहां तक, मेरे हिसाब से तो यहां तक कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। बहुत, दिस द ऑल आर एक्सपेरिमेंट वेरीफाइड, ये सारा सारा एक्सपेरिमेंटल है। इसमें कोई किसी को लॉजिक नहीं है कि सर इसमें ऐसा क्यों हो रहा है। इसमें ऐसा हो रहा है कि जो हम लोगों ने, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, जो मिनिमम जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की, इसकी कम है, इसकी ज्यादा है, तो इसे यहां से रिमूव हो गया, इसने रिसीव कर लिया। नहीं बात समझ में आई? ठीक, दूसरा, अब कुछ लोगों के मन में ऐसा चल रहा होगा, ऐसे लेकिन बहुत कम बच्चे होंगे, कि सर, मैंने बोला यस, अगर मैं सिमिलर टाइप के मटेरियल को लेके एक दूसरे पे रब करूं तो क्या होगा। तो बेटा ऐसा होगा, जो आप इफेक्ट यहां पर देख रहे हो,
वो नहीं मिलेगा, जो इलेक्ट्रॉन जो एक्सचेंज है ना वो नहीं होगा, क्योंकि सिमिलर टाइप का नेचर है। नहीं बात समझ में आई? ये बिल्कुल ऐसी बात हो जाएगी कि आपने बोला कि जो मतलब एबनॉर्मल टाइप हो जाएगी, उसका कोई मीनिंग नहीं हो जाएगा, मतलब मीनिंगलेस बात हो जाएगी। ठीक, तो इसका मतलब यहां पे कोई चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा। तो यहां तक नोट डाउन कर लो। ओके, तो इसमें पहला मेथड होगा फ्रिक्शन, दूसरा हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। मैंने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इसमें क्या होगा? इसमें कुछ भी नहीं होगा, एक आपकी न्यूट्रल बॉडी होगी और आप इसके नेबरहुड में एक चार्ज्ड बॉडी लेके आओगे। ठीक, तो जैसा कि आपने सोचा कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है, तो जो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इधर कहीं आ जाएंगे, और जाहिर सी बात है नेचर लीड टू सिमेट्री, जब इधर नेगेटिव चार्ज आएगा तो इधर आपका कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक, स्टेप 1 हो गया ये आपका। स्टेप 2 में क्या करोगे? स्टेप 2 में आप ये करोगे कि सिमिलर पैटर्न को अर्थ कर दोगे। ठीक, जैसे आपने अर्थ किया तो इस चार्ज को अर्थिंग की मदद से न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। नहीं बात समझ में आई? जैसे ये पार्ट न्यूट्रलाइज होगा, थर्ड पार्ट में क्या होगा? थर्ड स्टेप में आपकी जो ये बॉडी थी इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे हम लोग। जो अर्थिंग वाला वायर है, डिस्कनेक्ट द अर्थिंग वायर, डिस्कनेक्ट कर दिया। दिस द थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या होगा? ये जो चार्ज्ड बॉडी है मेरी, ये इसे ए बोल देता हूं, इसे बी बोल देता हूं, आपको थोड़ा समझ में होगा। इसको मैंने रिमूव कर दिया। जैसे मैंने इसको रिमूव किया तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। फोर्थ स्टेप में बी बॉडी, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये बॉडी बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होगी। नहीं बात समझ में आई? जब बी बॉडी को आपको नेगेटिवली चार्ज करना है तो जो आपको जो ए बॉडी है उसका नेचर पॉजिटिव होना चाहिए। यदि इस बी बॉडी को अगर पॉजिटिव चार्ज लाना है तो इस ए बॉडी को, जिसको मैं जो चार्ज बॉडी को लेके आ रहा हूं, जिसके इंडक्शन की वजह से बी पर चार्ज आ रहा है, इसका नेचर नेगेटिव होगा तो बी पे पॉजिटिव आएगा। यदि बी का ए का पॉजिटिव होगा तो बी पे नेगेटिव आएगा। बात समझ में आती है यहां तक? तो इस मेथड को समझ लो, बाकी सारा मेरे नोट्स में दिया हुआ है, तो यहां तक नोट डाउन कर लो। ओके, तो यहां पे हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ते हैं बाय कंडक्शन मेथड। ये क्या हमारा? कंडक्शन। ठीक, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कंडक्शन मेथड को द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज द चार्ज, एक्सचेंज द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, जो हमारा चार्ज को एक्सचेंज करने का जो प्रोसेस है बाय कंडक्शन मेथड। कैसे? तो एक बॉडी को तो मैं दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में लेके आऊंगा। नहीं बात समझ में आई? जैसे मैंने बोला कि मेरी एक बॉडी है, ये मेरा कोई दूसरी बॉडी है। ठीक, इस पर कोई चार्ज है क्यू, और इसके मैं कांटेक्ट में लेके आया, तो ये क्या होगा? ये अपने चार्ज को एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे के साथ। इस प्रोसेस को मैं क्या बोल रहा हूं? कंडक्शन मेथड। ठीक, जब मैं ए बॉडी को बी बॉडी के कांटेक्ट में लेके आया और एक बॉडी से बी बॉडी पे क्या हो? चार्ज का ट्रांसफर हो गया, तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं ये जो बी बॉडी चार्ज होगी तो कौन से मेथड से चार्ज हुई? कंडक्शन मेथड से। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज द चार्ज बिटवीन टू बॉडीज, और टू से ज्यादा भी हो सकती है बॉडीज, ऐसा नहीं है। ठीक, इस प्रोसेस को हम लोग क्या करेंगे? कंडक्शन मेथड बोलेंगे। कब? जब मैं ए बॉडी को बी के कांटेक्ट में लेके आया।
अब यहां से आपको कुछ पॉइंट ऐसे नोट कर सकते हो, लिखो पॉइंट्स नोट करो। पहला पॉइंट, जितना चार्ज ये चार्ज बॉडी लूज करेगी इतना ही बी गेन करेगी। पहला पॉइंट हो गया, है बात नहीं? जितना, जब मैं चार्ज बॉडी को बी के कांटेक्ट में लेके आ रहा हूं तो जितना बॉडी चार्ज ए लूज करेगी इतना ही तो बी गेन करेगी। ऐसा तो है नहीं कहीं से कोई रास्ते में जब ट्रांसफर के समय में कुछ चार्ज क्रिएट हो जाएगा, कुछ डिस्ट्रॉय, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। ठीक, दूसरा यहां तक नोट कर लिया? लिखो, सारे लोग लिखो। द चार्ज बॉडी लूज सम चार्ज एंड सिमिलर अमाउंट रिसीवर गेन बाय द अनचार्ज बॉडी। नहीं बात समझ में आई? दूसरा, लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जो जितना भी ये बी चार्ज गेन करेगी, ए तुम्हारी चार्ज बॉडी है, अनचार्ज बॉडी है, जितना भी बी चार्ज, बी बॉडी पर जितना भी चार्ज आएगा वो हमेशा इसके बराबर है, इससे कम होगा। किससे? चार्ज बॉडी से। इससे चार्ज बॉडी से ज्यादा नहीं हो सकता। नहीं बात समझ में आई? दिस इज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड। ठीक, नेक्स्ट लिखो, दूसरा ऐसा बोल सकते हैं कि जो फ्लो ऑफ चार्ज पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। अब कुछ लोगों को यहां पर पोटेंशियल समझ में नहीं आता होगा, तो इस पॉइंट्स को हम लोग बाद में इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक, अब यहां पर मैं एक चीज और बोल सकता हूं कि डिटेक्शन, मतलब हम लोग को चार्ज को थोड़ा सा डिटेक्ट करना है। तो एक एनसीईआरटी में एक टॉपिक है, एक एक्सपेरिमेंट है, इलेक्ट्रोस्कोप। तो एक ऐसा वो है, हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कैसे? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने एक अरेंजमेंट लिया, ऐसा अरेंजमेंट, ठीक, और इस अरेंजमेंट को जैसी रिक्वायरमेंट थी वैसे ही मैंने सजा लिया। और इस पे एक मैंने गोल्ड फॉइल रख दी। ठीक, और जो गोल्ड फॉइल थी, तो आप यहां पे एक चार्ज बॉडी को कांटेक्ट में लेके आओगे, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज इस पे, तो जाहिर सी बात है यहां से क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज नीचे जाएगा, ट्रांसफर होगा। ये तो कंडक्टिंग हुआ है रॉड आपकी। जब चार्ज इस मेटल सरफेस पे जब डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो आपको समझ में आना चाहिए, जो गोल्ड फॉइल है बहुत मूवेबल है ऐसे। ठीक, जब इस पर सेम टाइप का चाहे वो रिपेल करेगा तो जो आपकी स्ट्रिप है ये ऐसे हो जाएगी, दूर हो जाएगी, ऐसे दूर हो जाएगी। तो डिटेक्शन हो गया कि सिमिलर टाइप का जो चार्ज होता है क्या करता है? एक दूसरे को रिपेल करता है। इसे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप। आपको रफली ऐसा हल्का फुल्का डायग्राम आना चाहिए, ऐसा नहीं कोई कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि सर मैं तो ड्राइंग करूंगा सजा सजा के। आप कर सकते हो यदि आपका ड्राइंग अच्छा है, बट आपको एक रफली आइडिया आना चाहिए एग्जामिनर को, और आपको समझ में आना चाहिए एग्जैक्टली आप क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक, तो दिस इज द रिपल्सन इज द 100% श्योरिटी टू आइडेंटिफाई कि सिमिलर टाइप के चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते। तो यहां तक नोट डाउन कर लो। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको आने चाहिए, मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा आप लोगों को। तो मास और चार्ज ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है, तो इनके बारे में कुछ हम लोग बात कर लेते हैं। तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, पॉइंट 1,
कि जो आपका मास है, मास वो कैसा है, वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। कैसा है? फंडामेंटल क्वांटिटी। जबकि आपका जो चार्ज है वो कैसा है, वो ड्राइव्ड है, ड्राइव्ड क्वांटिटी है। क्यों? आप लोगों को अभी बताया था ना स्टार्टिंग में ही कि एम्पियर सेकंड, तो ये तो फंडामेंटल से ड्राइव्ड होके आई है। दूसरा, जो मास है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। हम लोग रिलेटिविस्टिक में जाएंगे तो मास वैरी करेगा, बट चार्ज कैसा है, इंडिपेंडेंट है। ठीक, तो मास डिपेंड mass depends on the frame जबकि चार्ज does not depend on the frame। नहीं बात समझ में आई? ठीक, मैं फिर से बता देता हूं, मास का आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है, चार्ज आपका क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटी है। मास डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और जो चार्ज है वो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नहीं बात समझ में आई? नेक्स्ट पॉइंट और देख सकते हो, जो रियल डिटेक्शन है इलेक्ट्रिफिकेशन का, दिस इज द रिपल्सन फोर्स। ठीक, तो यहां पे क्या हो जाएगा, the real detection of electrification is repulsion। रिपल्सन। नहीं बात समझ में आई? ठीक, तो यहां तक काफी हद तक हम लोगों ने काफी चीजें कर ली हैं। तो हम लोग अभी इसी हाल में 2-3 बढ़िया से एग्जाम्पल उठाते हैं। तो यहां तक अभी तक नोट डाउन कर लो, फिर थोड़ा देर सॉल्व हम लोग करना चालू करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक, एक बॉय है और वो अपने बालों में कॉम्ब कर रहा है। ठीक, एक बॉय है और वो अपने बालों में क्या कर रहा है, कॉम्ब कर रहा है। तो लिखो, ए बॉय इज कॉम्बिंग इन हिज हेयर, ए बॉय इज कॉम्बिंग इन हिज हेयर, द ट्रांसफर ऑफ चार्ज टू कॉम्ब इज 3.2 माइक्रोकूलम नेगेटिव का। जो कॉम को ट्रांसफर हुआ, इतना चार्ज ट्रांसफर हुआ। ठीक, देन कैलकुलेट द पार्ट 1 amount of mass transfer to कॉम। दूसरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर टू कॉम। ये 2 चीजें हमें करनी है। नहीं बात समझ में आई? तो मैं एक चीज जानता हूं, जैसा जो प्रॉपर्टी पढ़ा है उसी का यूज करूंगा, मैं कुछ इससे अलग नहीं करने वाला हूं। मैंने जब इसकी सॉल्यूशन की बात की और मुस्कुराते हुए मैंने देखा कि इसमें कुछ ऐसा कर दो कि मेरी जो लाइफ आसान हो जाए, तो मैंने बोला कि जितना भी मेरा चार्ज होगा वो कुछ ऐसे में पढ़ के आया हूं, ऐसा पढ़ के आया हूं। जब मैंने नेगेटिव चार्ज की बात की, इसका मतलब मेरा चार्ज क्यू कितना, -3.2 माइक्रोकूलम इक्वल टू, यहां पे -n निकालना है और चार्ज हो जाएगा मेरा, माइनस इलेक्ट्रॉन के लिए लगाया हूं 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इन सबको देखते हुए, निहारते हुए, इससे ये कैंसिल हो गया और n मिल जाएगा मुझे क्या, कूलाम से कूलाम गायब हो गया,
तो 3.2 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और ये 2 टाइम्स हो गया, और ये हो जाएगा आपका कितना 2 इंटू 10 टू द पावर, तो 19 ऊपर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 19 आई थिंक सो ये 2 टाइम्स है, कुछ लोग गलत समझ जाएं, 2 टाइम्स ऐसे मैंने कट किया है, तो ये हो जाएगा 9 में से 6 गए तो 13, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने को मिले। तो ये किसका सॉल्यूशन हो गया, पार्ट सेकंड का सॉल्यूशन, तो आपको ये मिल गया। ठीक, अब कितना आसान हो गया। अब हमें पार्ट 1 का देखना, तो अमाउंट ऑफ मास ट्रांसफर, आपको पता है कि जो नेट मास ट्रांसफर होगा, मैंने बोल दिया कैपिटल एम है, ठीक, इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं बात समझ आई, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 2 इंटू 10 टू द पावर 13 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। नहीं बात समझ आई। जब आप यहां से कैलकुलेट करोगे तो आपको यहां से कुछ मिलेगा कि 2 इतना इंटू 10 टू द पावर, ये हो जाएगा आपका ऐसा, ठीक, माइनस का आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1.82 kg इंटू 10 टू द पावर -17 kg। ठीक, दिस इज द मास ट्रांसफर टू कोन। यहां तक नोट डाउन कर लो। मेरे हिसाब से आपको इस प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, बट बेसिक और फंडामेंटल कहां से चीजें कैसे स्टार्ट होती हैं, तो इसका समझना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां तक नोट डाउन कर लो। ओके, हम लोग देख लेते हैं। यहां पे एक क्वेश्चन है, 10 to the power 12 alpha particle, that is the helium nuclei per second, falls on a neutral sphere। ठीक, कैलकुलेट द टाइम, हमें क्या कैलकुलेट करना है, टाइम। ठीक, इन विच द स्फीयर गेट्स द चार्ज कितना 2 माइक्रोकूलम। तो स्फीयर पर जो चार्ज आ रहा है कितना आ रहा है, Q इक्वल्स 2 माइक्रोकूलम, मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। मैंने बोला कि जब पर सेकंड इतने अल्फा पार्टिकल फॉल डाउन हो रहे हैं मेटल स्फीयर के ऊपर, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि चार्ज इन 1 सेकंड ऑन स्फीयर कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 12 अल्फा पार्टिकल इनटू 1 सेकंड। ठीक, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 2e प्लस की। ठीक, तो इसको तो मैंने फिर इसे क्या लिख लिया, तो ये आपका यहां हो जाएगा 2e इंटू 10 टू द पावर 12 पर सेकंड। इतना चार्ज क्या आ रहा है, पर सेकंड आ रहा है, ये तो रेट है, सॉरी। ठीक, इतना चार्ज आ रहा है पर सेकंड, इतने पर सेकंड फॉल डाउन हो रहे हैं, तो 1 सेकंड में इतना आया। एक हीलियम न्यूक्लियाई में इतना चार्ज है, तो टोटल चार्ज ये हो गया 1 सेकंड में। ठीक, इतने कूलम रिसीव करेगा कौन, स्फीयर। ठीक, तो टी टाइम में कितना करेगा, तो मैंने बोला आई डोंट नो, जब 2 माइक्रो कूलम हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम हो जाएगा, उसे टी टाइम लगेगा, टी सेकंड लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा 2e इंटू 10 टू द पावर 12 कूलम इंटू टी। नहीं बात समझ में आई। तो आप यहां से जब वैल्यू रखोगे तो आपको समझ में आना चाहिए, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये 2 से तो 2 गायब हो गया,
मैं ऐसे करके लिख सकता हूं यहां पे इम्प्लाइज टी इक्वल टू 10 टू द पावर, और कूलाम से कूलाम भी गायब हो गया, -6 अपॉन ई की वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 10 टू द पावर 12। ठीक, और t इक्वल टू आपका हो जाएगा, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 6.25 सेकंड, ये आपका टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक नोट डाउन कर लो, और यहां से आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर तक का वेट करती रहिएगा। थैंक यू।